ये मर्दानगी को टाइम ड्यूरेशन से क्यों जोड़ दिया गया है? भगवान जाने, साइज, टाइम, स्टैमिना, अरे बाप रे बाप, ऐसे किसी के कान के साइज पर डिसाइड कर देते हैं ये बहुत बड़ा मर्द है इसके कान बड़े हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ये मर्दानगी को टाइम ड्यूरेशन से क्यों जोड़ दिया गया है? भगवान जाने, साइज, टाइम, स्टैमिना, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा ऐसे लड़कों पे टोकरा रख दिया है, इतना बड़ा टोकरा रख दिया है कि पूरी आपकी मर्दानगी इसी पे डिपेंड करती है। क्या बकवास बात है, ऐसे किसी के कान के साइज पर डिसाइड कर देते हैं ये बहुत बड़ा मर्द है इसके कान बड़े हैं, ऐसे थोड़ी होता है। सो अगर कोई मान लो हस्बैंड वाइफ आते हैं तो हाउ यू विल डिफाइन कि मर्द ऐसे नहीं होते, कैसे होते हैं? अब वो उनकी रिलेशनशिप में वो डिसाइड करें, मैं क्या को डिसाइड आप करूंगी? वैसे बताओ, अगर एक जनरल बात पूछ रहा मैं आपसे, जैसे उन्होंने ये टैबू डाल रखा है कि साइज का डाल रखा है, टाइम ड्यूरेशन डाल रखा है, आपकी नज़र में कैसे, मतलब क्या डिफाइन करोगे आप? सो मेरे बेसिक इंपॉर्टेंस क्या, बेसिक चीज़ें क्या है? अगर है तो फिर आप मर्द हैं, मतलब वैसे तो मर्द सभी हैं, बट अगर एक वैसे भी सेक्सुअली भी बताना हो कि ये बेसिक पैरामीटर्स आप करनी चाहिए। पार्टनर के लिए कंसिडरेशन है, पार्टनर की बात सुन रहे हैं कि नहीं, दोनों, वही औरत वही सही है, वही मर्द वही सही है, जो अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज करें और उनकी नीड्स को समझें और उसको प्रायोरिटाइज करें। ये नहीं कि अपने आप मतलब कोई किताब पढ़ के आ गए और अपना वही इंप्रेशन लेके आ गए कि यही हम डिफाइन करेंगे आज मर्दानगी क्या होती है और मतलब क्या कैसे क्या होता है। आई थिंक बड़ा पर्सनल चीज़ है। ओके, व्हाट इज दिस जी स्पॉट? जी स्पॉट नाम की एक्चुअली टेक्निकली कोई चीज़ नहीं होती है। इनफैक्ट कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन ने कुछ साल पहले अपोलोजाइज भी किया था कि सॉरी हमने ये बात बोली। नहीं, मतलब मर्दों से कह दिया गया है कि नौकरी से ज़्यादा फोकस करो जी स्पॉट ढूंढने, एक बटन ढूंढने पे, एक मैजिक बटन है, उसको दबा दीजिए तो बस ये मत ढूंढो पार्टी हो जाएगी, सैलरी कैसे बढ़ेगी ये मत ढूंढो, प्रमोशन कैसे होगा, टेंशन कैसे होगी, घर में खाना कैसे आएगा, सारा फोकस लगाओ तुम जी स्पॉट पे। और इससे ज़्यादा मज़े की बात पता है ये है कि औरतें भी इसी कन्फ्यूजन में बैठी रहती हैं कि मेरा जी स्पॉट कहाँ है, मुझे आज तक क्यों नहीं मिला। तो हर कोई कन्फ्यूज्ड है। ऐसे एक अंधेरे कमरे में सबकी आंख में पट्टी बांध करके भेज दिया बटन ढूंढो, तो कुछ नहीं होता जी स्पॉट। जी जोन करके एक एरिया होता है। बेसिकली अगर हम ऐसे समझे कि क्लिटरिस जो है, जो हमें दिखता है वो इतना सा होता है, बट एक्चुअली क्लिटरिस एक पाम के बराबर का होता है, एंड जो बचा हुआ क्लिटरिस होता है वो इंटरनल होता है। अगर ये वजाइना है ऐसे, तो वजाइना के ऊपर क्लिटरिस ऐसे बैठा रहता है। तो अगर आप वजाइना को ऐसे स्टिमुलेट करेंगे तो एक सेक्शन है जहाँ क्लिटरिस इनडायरेक्टली स्टिमुलेट होएगा। जैसे अगर आपने किसी के पैर पे रजाई रख दी और आपने रजाई के ऊपर से छुआ तो उनको सेंसेशन तो फील होएगा ही ना। बीच में वो रजाई वजाइना की एक वॉल बन के आ गई है। तो वो एक एरिया है जहाँ के स्टिम्युलेशन से बहुत प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, बट इट्स नॉट कि ये बटन दबा दिया तो ऑर्गेज़म हो जाएगा। और इसके लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ लड़कों की हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। लड़कों में भी कोई जी स्पॉट होता है? लड़कों में एक पी स्पॉट होता है एक्चुअली। जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई जी। जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो इंटरनल ऑर्गन होता है, एंड एक्चुअली इसको रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू अगर जाएं तो प्रोस्टेट को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जा सकता है, जिस तरह से जी स्पॉट को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जा सकता है। जिन लोगों ने प्रोस्टेट ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस किया है उनका कहना है इट इज़ द बेस्ट ऑर्गेज़म ऑफ देयर लाइफ, बट थोड़ा पेन इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो आपको एनस के थ्रू जाना होता है, तो मशक्कत है। 90% लड़कों को नहीं पता होगा। हाँ, नहीं पता होता है, स्पॉट क्या होता है, नहीं पता होता है। हमने भी एनाटॉमी पर पढ़ा था तब थोड़े ऐसे होश उड़ गए थे। थोड़ा सा लड़कों के लिए या ओके, यहाँ पे अगर एक ग्लैंड है उसको हम प्रोस्टेट बोलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे वो ग्लैंड है। मुझे खाली ग्लास मिलेगा, दैट विल बी ईजियर, और अगर ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो अगर एनस ऐसा है और यहाँ पे एक ग्लैंड है, अगर आप फिंगर डाल के उसको, मेरी उंगलियाँ बहुत छोटी हैं, नेवर माइंड, यहाँ पे एक ग्लैंड है, अगर आप उंगली डाल के उसको स्टिमुलेट करें तो ऐसा किया जा सकता है। डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं हो सकता है, बट इनडायरेक्टली किया जा सकता है। एंड इस इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन से जो आगे की ग्लैंड है, प्रोस्टेट का काम होता है कि जो सीमेन के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से एक फ्लूइड प्रोस्टेट बनाता है, तो उसका ऑर्गेज़म और एजैकुलेशन के जो पाथवे में उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बेसिकली डायरेक्ट टू सोर्स जाके ऐसे हेलो कर रहे हैं एज अपोज टू कि एंड प्रोडक्ट क्या है वहाँ तक आ रहे हैं। ओके व्हाट इज दिस PCOS एंड PCOD इन विमेन? दोनों एक चीज़ होती हैं। काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है PCOS PCOD अलग चीज़ होती है। इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग। जब मेरी मम्मी मेडिकल कॉलेज में थी तो इसको स्टीव लेवेंथॉल सिंड्रोम बोलते, स्टाइन लेवेंथॉल। मैं जब मेडिकल कॉलेज में आई इसको PCOD बोला गया, अब इसको PCOS बोलते हैं। जैसे जैसे हम डिजीज़ को समझ रहे हैं नाम बदलता जा रहा है। बेसिकली क्या होता है कि आपके
ओवरीज को हर महीने एक हार्मोन का सर्ज आता है जिससे वो एक अंडे को निकालते हैं, एक लिटरली एक थप्पड़ मार के बाहर निकालते हैं उसको। पर PCOS में हार्मोन सही से नहीं आ पाते हैं, डिसरेगुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो थप्पड़ तक का गुस्सा नहीं पहुंच पाता है ओवरी में। ओवरी ओवरऑल गुस्सा रहती है पर वो एक पीक गुस्सा नहीं आता है, ऐसे समझ लीजिए। ये LH सर्ज एक हार्मोन की आनी चाहिए, दैट डजंट हैपन, एंड ओवरऑल हार्मोनल डिसरेगुलेशन हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो सर के बाल गिरने लगते हैं, शरीर में बाल बढ़ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाते हैं, पीरियड ऊपर नीचे हो जाते हैं, वेट गेन बहुत ईजी हो जाता है, वेट लॉस बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी भतेड़ी हार्मोनल लोचेबाजी हो जाती है बेसिकली। किसी ने कहीं मैंने सुना कि अगर 3-4 लड़कियां साथ रहती हैं तो उनके पीरियड्स के डेट भी आसपास आते हैं। स्टेटिस्टिकली ऐसा हमेशा होगा। ये ऐसा नहीं है कि हवा में हार्मोन जोड़ के दूसरे के पास पहुंच गए और फिर ऐसे आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। ये इसको मैकक्लिंटॉक इफेक्ट बोलते हैं। जिस साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया था उन्होंने अपने आप ही डिबंक किया था ऐसे बाद में कि ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी कैलेंडर लगा के 4 लोगों को मैच करा दीजिए, कभी ना कभी आई डोंट नो कुछ लोगों की छुट्टियां अलाइन कर जाएंगी। स्टेटिस्टिकली इट इज़ गोइंग टू हैपन इनवेरिएबली कि आपका कभी ना कभी डेट अलाइन करे, और यही होता है। हार्मोन जैसे हवा से जाके कोई टेलीपैथी नहीं करते साथ रहने लगे तो चेंज हो गया ना। मेरी बेस्ट फ्रेंड जर्मनी में रहती है, हमारा पीरियड आज भी सिंक्ड है। कहाँ से मेरे हार्मोन्स वहाँ पहुँच रहे हैं? एक बार कभी कैलेंडर मैच कर गया, आज तक वही चल रहा है। बट जिनकी डेट में डिफरेंसेस आता है हर महीने अलग अलग, उनको कोई चेकअप कराना चाहिए। सो अगर आपका पीरियड हर 21 to 35 डेज के गैप में आ रहा है, दिस इज़ नॉर्मल। अगर 21 डेज से कम में आ रहा है, 35 डेज से ज़्यादा लग रहे हैं, दिस इज़ अब नॉर्मल। 28 वाले नंबर पे लोग अक्सर अटक जाते हैं। 28 इज़ जस्ट एन एवरेज नंबर। इससे कम हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, या 2 दिन से कम ब्लीडिंग हो रही है, या 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इट्स टाइम टू सी योर डॉक्टर। कंसिस्टेंटली अगर ऐसा हो रहा है, 1-2 बार तो होता ही सबका ऊपर नीचे। जो लोग मल्टीपल लोगों से सेक्स करते हैं उनके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस? एडवांटेज तो फिर पता लग गया, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेज ये होते हैं, मेरे ख्याल से किसी भी सेक्सुअल एक्सपोजर में एक इनहेरेंट रिस्क होता है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आप कितना भी परफेक्टली क्यों ना कर लें, कॉन्डम यूज़ कर लें, आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस सब ले रहे हैं, फिर भी एक रिस्क तो होता है कि इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादा होता है लड़कों में लड़कियों में? सबको होता है। लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लड़कियों के सिम्टम्स अक्सर साइलेंट रहते हैं, और एक्चुअली सबके सिम्टम्स साइलेंट रहते हैं, बट लड़कियों में अंदर ही अंदर बहुत झमेला हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और जब सिवियर इशू हो जाएंगे तब पता चलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन सबके साथ ये है कि ऑलवेज यूज़ अ कॉन्डम, कोई भी सेक्सुअल एक्ट क्यों ना हो, ओरल सेक्स, एनल सेक्स, वेजाइनल सेक्स। कॉन्डम्स फ्लेवर्ड इसलिए होते हैं ताकि वो ओरल सेक्स में यूज़ करे जाएँ, इसलिए नहीं कि कमरे का माहौल अच्छा हो जाए स्मेल से। तो ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ओरल सेक्स में भी कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। हाँ, मैंने वो आपका एक वीडियो देखा था, आपने बनाया था वो एक स्पेशल बॉय का, क्या क्या लॉजिक देते हैं कि हम। हाँ, ओहो हाँ। लॉजिक तो बहुत बतेड़े दिए जाते हैं कि कॉन्डम्स क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए। काफ़ी ऐसे लड़कों का कहना है कि मेरे पीनस का साइज़ बहुत बड़ा है और कॉन्डम फिट नहीं आएगा, तो इसको डिबंक करने के लिए एक मॉडल है, उसने अपने पूरे पैर में यहाँ तक कॉन्डम पहन लिया था। उसने बोला हाँ बताओ कितना बड़ा है। जब पैर में आ सकता है एक एवरेज साइज़ कॉन्डम, तो कितना ही बड़ा पीनस होगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि कॉन्डम्स के अलग अलग साइज़ आते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। तो कुछ लोगों के लिए एक्चुअली बड़ा कॉन्डम का साइज़ चाहिए होता है। रॉन्ग साइज़ जो है, अगर आपने कॉन्डम का पहना है तो उसका फेलियर का रिस्क हाई है। तो मतलब कॉन्डम फट सकता है, कॉन्डम उतर सकता है। तो इट इज़ बेस्ट टू फाइंड आउट। ये नहीं कि मतलब सामने वाले को लगे कि आपका पीनस बहुत बड़ा है तो आप ज़बरदस्ती एक्सेल कॉन्डम पहन रहे हैं। नज़र मिला के ले नहीं पाते इतनी डिटेल में जाके। इसीलिए इंटरनेट पे शॉपिंग बनाई है भगवान ने। सारे ऑप्शंस, अकेले घर में बैठ के अंधेरे कमरे में ऑर्डर करो जो करना है। कॉन्डम्स का इस्तेमाल सिर्फ ये प्रेगनेंसी से बचाने के लिए होता है और भी मल्टीपल यूज़ है? जैसे भी आपने मेरी बुक में एक चैप्टर है कॉन्डम्स पे, उसमें मैंने ऐसे अनोखे यूजेस बताए हैं, बट नेवर माइंड, हम अनोखों में नहीं घुसेंगे। बट कॉन्डम्स एक लौता ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आपको बचाता है, और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा नहीं है जो आपके लिए ये एडवांटेज दे सकता है। तो प्रेगनेंसी तो रोकता है एंड आपको इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, कॉन्डम्स पे एक्सपायर होते हैं? हाँ जी, कॉन्डम्स एक्सपायर होते हैं। कैसे पता करें? उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी डब्बे पे। हाँ, बट कई बार लोग डब्बा फेंक देते हैं, अंदर पैकेट रख लेते हैं। पैकेट के ऊपर लिखी रहती है एक्चुअली। और दूसरी बात, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने दिमाग लगाया। दूसरी बात, वॉलेट में कॉन्डम नहीं रखना चाहिए। लोग अक्सर वॉलेट में रखते हैं, वो इतना फ्रिक्शन होता है, आपका वॉलेट बहुत हाई हीट से एक्सपोज होता है, इस सबसे कॉन्डम का मटीरियल डिग्रेड हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लेटेक्स कॉन्डम के साथ कभी ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। लोग लुब्रिकेंट की वजह से वैसलीन या कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ऐसे भी कॉन्डम ख़राब हो सकता है।